टीचिंग प्लान में देखिए आपका जो पहले लिखेंगे टॉपिक का नाम, प्रकरण, डेट और कलाम से आप लिख लेंगे, ठीक है। और ये टीचिंग प्लान जो है आपको लिख करके किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरी में उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डायरी में, ठीक है। और आपका टीचिंग प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसमें जो मुख्य मुख्य जो स्टेप्स हैं वो आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो है जो नहीं होता है आपका स्पेसिफिक जनरल एम, स्पेसिफिक एम, ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो ये सब चीज़ कोई जब आप कहीं किसी को दिखाना होगा तब वहाँ ऐसा करेंगे, ठीक है। अभी इसकी कोई अवस्था नहीं है, आपके दिमाग में है सब कुछ, केवल आपका जो है लर्निंग आउटकम आना चाहिए, लर्निंग आउटकम, ठीक है। एलओ लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम जो है ये हमेशा ता ती ते में होता है, ठीक है। ता ती ते में होता है। इसका जो लर्निंग आउटकम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ता ती ते का भाव आएगा इसमें। इसको जो है ये बहुत छोटा करेंगे कि जितना आप 40 मिनट में बच्चों को सिखा पाएंगे वही आपका लर्निंग आउटकम होगा, ठीक है। कि उसको सिखाने के बाद आपको ये देखना है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में कि बच्चा कितना सीख लिया। अगर 50% से कम बच्चे सीख रहे हैं तो आपको उस लेसन प्लान को दोबारा पढ़ाना होगा, ये निर्देश होगा, ठीक है। अगर 70% से ज़्यादा बच्चे सीख लिए हैं तो आप फिर दूसरे टीचिंग प्लान पढ़ाएंगे, उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। और जो 30% बच्चे बच गए हैं उनको डाल देंगे रेमेडियल में, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको जो है टीचिंग प्लान को लेकर के चलना है। तो आप सबसे पहले जो है इसमें लर्निंग आउटकम में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जैसे एक लेसन आपके पास है, ठीक है। तो एक लेसन में जो है 3-4 पन्ने हैं, 3 पन्ने हैं या 4 पन्ने मान लीजिए, ठीक है। इंग्लिश का जो लेसन प्लान है कहीं 1.5 पन्ने में भी है, बच्चा अच्छे वाले, हाँ। तो 1.5 पन्ने, 2 पन्ने, 3 पन्ने जो भी है, तो इसको जो है पूरे लेसन को एक दिन में नहीं पढ़ाना आपको। एक दिन में पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा कि बच्चे 40 मिनट में उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको करना क्या है कि इसमें जो एक पैराग्राफ लीजिए चाहे 2 पैराग्राफ लीजिए, ठीक है। तो एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ लेंगे तो इसमें जो है आपका जो लर्निंग आउटकम होगा, लर्निंग आउटकम के बाद जो है आपका आ जाएगा नंबर 1 एक्सपोजिशन ऑफ, एक्सपोजिशन ऑफ कंटेंट वर्ड्स या डिफिकल्ट वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स, ठीक है। एक्सपोजिशन ऑफ कंटेंट वर्ड्स। फिर इसके बाद आ गया आपका देखिए रीडिंग अलाउड, यहाँ पे आपको ना देखिए GRR मेथड का यूज करना है, ठीक है। रीडिंग अलाउड को GRR पेडागोजी है ना, मेथड है, इसका इस्तेमाल करना है। अभी हम GR के बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे कि नहीं बताएंगे? नहीं, GR मेथड के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद आपका आ गया साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, ठीक है। चौथा साइलेंट रीडिंग, अलाउड, अलाउड, ALOUD, ठीक है। रीडिंग अलाउड का मतलब सस और वाचन, और साइलेंट रीडिंग का मतलब मौन वाचन, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हो गया। और नंबर 5 है आपका, नंबर 5 इसके नीचे आएगा। नंबर 5 पे लिखिए लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज लर्निंग में आप जो है ना बच्चा कितना सीखा है इसको टेस्ट करने के लिए आप क्वेश्चन आंसर का इस्तेमाल करेंगे, क्लास वर्क, होमवर्क, ठीक है, करेंगे लैंग्वेज लर्निंग में। तो ये आपका जो है आपके हो गए आपके 5 स्टेप। ये 5 स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब एक एक स्टेप को मैं डिटेल में बताऊंगा, एक एक स्टेप को बताऊंगा डिटेल में कैसे आपको करना है, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमें ऐसे करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए
जो आपका एक्सपोजिशन ऑफ, हमने कहा कंटेंट वर्ड, ठीक है, कंटेंट वर्ड, और इसको हम इरेज कर देते हैं। एक्सपोजिशन ऑफ कंटेंट वर्ड बोला है ना, तो एक्सपोजिशन ऑफ कंटेंट वर्ड का देखिए, ये जब कोई हम लेते हैं, लेसन लेते हैं, ठीक है, कोई भी लेसन हम लेंगे तो उसमें दो तरह के वर्ड होते हैं। देखिए, कोई भी लेसन आप पास करेंगे, इस लेसन में दो तरह के वर्ड मिलेंगे। एक मिलेंगे आपका फॉर्म वर्ड्स, इसी को हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, हाई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, आवृत्ति, मैडम लिखिए उसको, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, ठीक है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, देखिए एक्चुअली ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, ये इसी को फॉर्म वर्ड्स बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। तो इसका कोई जिक्र जो है टीचिंग प्लान में नहीं है। इसका क्या करेंगे, जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है और जो आपका फॉर्म वर्ड्स है, इसका जिक्र टीचिंग प्लान में नहीं है। देखिए अमन क्या होता है, देखिए जब हम लोग विद्यालय में जाते हैं और कक्षा 7 में या 6 में या 8 में हम जब बच्चों से पूछते हैं कि कितने बच्चे हिंदी पढ़ लेते हैं, हाथ उठाओ, ठीक है, तो हम 90-95% बच्चे जो है हिंदी पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम ये पूछते हैं कि कितने बच्चे जो है इंग्लिश पढ़ लेते हैं, कितने बच्चे इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो आप देखते होंगे कि 40%, 30%, 20% बच्चे केवल हाथ उठाते हैं, बाकी बच्चे नहीं उठाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई हमारे जो है ये डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का कोई व्यक्ति आ गया, मान लीजिए डीएम साहब आ गए, सीएम साहब आ गए, ठीक है, तो अगर ये लोग जो है जब पूछेंगे बच्चे नहीं पढ़, जब देखेंगे 20% बच्चे केवल पढ़ पा रहे हैं, तो ये सीधे ये कहेंगे टीचर से कि कौन पढ़ाता है, उनको बुलाइए, आपने क्या पढ़ाया अभी तक, जो है बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो समस्याएं हैं उस टाइम उनसे वाकिफ ना हो हमारे जो अन्य विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है। तो अब जो है टीचर को सुनना पड़ता है, ठीक है। हम मेहनत करते हैं, फिर भी हमारा जो आउटकम है वो निकल नहीं पा रहा है। तो इसमें मतलब क्या कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट टीचिंग करना होगा। तो स्मार्ट टीचिंग कैसे करेंगे कि अधिक से अधिक, क्या आप चाहते हैं कि आप कम से कम 80% बच्चे जो अंग्रेजी पढ़ लें, यस और नो? ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ फार्मूला, इस फार्मूले से जो है बहुत कम मेहनत में आप मेहनत कम करेंगे, उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, उससे कम मेहनत करेंगे और ज़्यादा बच्चे जो है इंग्लिश पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए बस एक काम करना होगा आपको कि आप जो है जो टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 1 से लेकर 17 तक है, 17 लेसन है, ठीक है। आप जो है आप देखेंगे कक्षा 6 की बात करता हूँ मैं, तो कक्षा 6 में जो है आप देखेंगे 50 बच्चे हैं, तो 50 में से 3-4 बच्चे 5 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो उस टेक्स्ट बुक को पढ़ लेते हैं, 5 बच्चे 50, ठीक है, बाकी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अब ये जो 5 बच्चे हैं जो टेक्स्ट बुक को पढ़ लेते हैं, इनको बना देंगे, क्या बनाएंगे, मॉनिटर। और पीयर लर्निंग, देखिए पीयर लर्निंग के मेथड से, ठीक है, मॉनिटर सिस्टम लगाएंगे, ठीक है। पीयर लर्निंग के लिए हमें पूरा आदेश हम लोग को आदेश दिया गया कि आप पीयर लर्निंग कराइए, ठीक है। पीयर लर्निंग क्या होता है, पीयर लर्निंग का मतलब होता है कि हम उम्र बच्चे, ठीक है, हम और हमारे बच्चे जो क्लास में हैं, हमारे जो बच्चे जो क्लास में हैं, ये दोनों क्या है, दोनों में जनरेशन गैप है ना। 10 साल में, एक डिकेड में, डिकेड मतलब 10 साल, डिकेड, सेंचुरी मैंने 100 साल और डिकेड मैंने 10 साल, तो एक डिकेड का मतलब एक जनरेशन गैप। तो अगर आप मान लीजिए 50 साल का है, ठीक है, तो कम से कम आपका जो है 4 जनरेशन गैप है। 30 साल के हैं तो 2 जनरेशन गैप है, बच्चा 10 साल का हुआ ना, 10 साल 15 साल, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम जनरेशन गैप के कारण जो है हम जो बात कहते हैं, हो सकता है बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा हो, तो हो सकता है वो पीयर लर्निंग से पहुंच जाए।
पीयर लर्निंग का मतलब उसी क्लास का बच्चा जो तेज बच्चा है वो अपने दूसरे बच्चों को बताएगा, वो हम उम्र है। पीयर में होता है हम उम्र, ठीक है, हम उम्र जो बच्चे होते हैं वो उनको पीयर ग्रुप कहते हैं। तो पीयर ग्रुप में लर्निंग कराने के लिए में ज़्यादा आसानी होता है। तो आप उन 5 बच्चों में से उन पांच बच्चे जो हैं उसको आप मॉनिटर बना देंगे और वो बच्चे भी इंगेज जाएंगे, बोर नहीं होंगे। अब उन बच्चों को जो है आप काम दे देंगे। काम क्या देंगे, आप उनको एक चार्ट पेपर दे दीजिए और मार्कर दे दीजिए, ठीक है। और आप जितने भी फॉर्म वर्ड्स हैं, फॉर्म वर्ड समझ रहे हैं ना, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं हर लेसन में, जो हर लेसन में मिलते हैं, हर लेसन में वो वर्ड आपको मिलेंगे, करीब करीब हर लेसन में आपको वो वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। फॉर्म वर्ड्स के बारे में नोट आप चाहें तो नोट कर लीजिए कौन कौन से फॉर्म वर्ड्स होते हैं, ठीक है। करवाए नहीं, फिर से बताइए। नहीं वो फॉर्म वर्ड्स बताए होंगे ना। जैसे आपका देखिए पर्सनल प्रोनाउन हो गया और रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, 2 हो गया। हाँ, उसके बाद आपका आर्टिकल है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। हाँ, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है। तो इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो बस इतना सोच लीजिए कि जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, जैसे इज है, तो इज लेसन नंबर 1 में भी है, लेसन नंबर 2 में भी है, लेसन नंबर 3 में भी है, ठीक है। एम है, इज है, आर है, वॉज है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब ऐसे ऐसे वर्ड है जो करीब करीब हर लेसन में आपको मिलेंगे। ऑन है, एट है, बिटवीन है, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, एंड है, येट है, अ है, द है, ये सब क्या है, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो करीब करीब हर लेसन में मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं फॉर्म वर्ड्स। इसी को हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, इसी को बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। तो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड को क्या करेंगे कि आप जो है इस हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड का चार्ट बनवा लिया आपने, ठीक है। तो अगर लेसन नंबर 1 में इज दिया हुआ है तो लेसन नंबर 2 में भी इज है, 3 में भी इज है, तो एक ही बार इज लिखेगा बच्चा, बार बार नहीं लिखेगा, रिपीट नहीं करेगा। तो इस तरह से एक चार्ट पेपर में आपका जो है 17 लेसन के जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हैं वो आ जाएंगे एक चार्ट पेपर में, या मान लीजिए 2 में आ जाए। उन दोनों चार्ट पेपर को आप अपने क्लास में टांग दीजिए, लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। और जब भी आपका अंग्रेजी का घंटी होता है, जब जाते हैं पढ़ाने के लिए इंग्लिश, तो आप जो है बस इसका एक बार रीडिंग करा दीजिए, एक बार रीडिंग करा दीजिए, एक बार आप पढ़ दीजिए, बच्चे उसको दोहरा दें। इस तरह से रोज आप पढ़ाते रहेंगे तो कुछ दिन में जो है वो सारा हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड बच्चों को याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि जिस लेसन को पढ़ाना है उस लेसन में जो कंटेंट वर्ड है, कुछ कंटेंट वर्ड बॉक्स में दिया रहता है, लेसन के बॉक्स में बना करके उसका उच्चारण, उसका अर्थ सब दिया रहता है, ठीक है। तो उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बच्चे नहीं जानते हैं। तो आपको पता है कि हमारे बच्चे जो है कौन से कंटेंट वर्ड नहीं जानते हैं। तो कंटेंट वर्ड का मतलब होता है महत्वपूर्ण शब्द, ऐसे शब्द जो केवल उसी लेसन में मिलेगा आपको और दूसरे लेसन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो कंटेंट वर्ड को क्या करेंगे, उसी का आपको पहले करना है एक्सपोजिशन। क्या करना है, एक्सपोजिशन ऑफ कंटेंट वर्ड। समझ आ गया पहले जो स्टेप था। तो पहला स्टेप जो था एक्सपोजिशन ऑफ, मतलब आपको उस वर्ड को एक्सपोज करना है, ठीक है। तो एक्सपोजिशन ऑफ कंटेंट वर्ड में क्या करेंगे कि उसको जो है आप जितने भी वर्ड, मान लीजिए लेसन नंबर 1 है उसमें आपको 10 मिले या 20 मिले, हाँ, तो आप क्या करेंगे पहले एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड में उन वर्ड को आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है, बोर्ड पे लिख देंगे। उस लेसन को पढ़ाने से पहले आपने कंटेंट वर्ड को बोर्ड पर लिख दिया। फिर उसमें 3 चीज करना आपको। एक तो उन वर्डों का सही उच्चारण, हो सकता है कि आपको सही उच्चारण नहीं आता हो, कोई बात नहीं है, आप अपने मोबाइल से जो है आप खोल लीजिए गूगल, ठीक है। गूगल में आप इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखिए, वर्ड को लिखिए और आगे लिखिए कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस वर्ड, हाँ, तो फट से आ जाएगा। उसमें माइक भी बन के आ जाएगा, माइक, तो माइक को दबाएंगे तो उसको उच्चारित करेगा वो, आपका मोबाइल उच्चारित करेगा वो, ठीक है। तो उसका उच्चारण देगा, उच्चारण देख लीजिए, ठीक है। और सही उच्चारण से देखिए उसका जो उसका ट्रांसक्रिप्शन आपको लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जो है नहीं लिखना आता है, कोई बात नहीं है, उसका सही उच्चारण जो है आप बच्चे को बताना है। और उसको फोनो ड्रिल के माध्यम से, फोनो ड्रिल समझ रहे हैं ना, फोनो माने साउंड, ड्रिल माने प्रैक्टिस, तो साउंड की प्रैक्टिस को बोलते हैं फोनो ड्रिल। तो फोनो ड्रिल के माध्यम से उसको क्या करना है कि आपको बार बार जो है कम से कम उसको उच्चारित करना है। और उस उच्चारित करने के लिए आपको GRR मेथड का यूज करना है। किसा करना है, GRR। अब GRR के बारे में बताएंगे कि नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए आप।
एक एक चीज बहुत बहुत कार्य समझ लीजिए आप, ठीक है। जीआरआर मेथड में क्या होता है कि इसलिए 4 स्टेप होते हैं। जीआरआर में देखिए, जीआरआर इसका फुल फॉर्म लिखिए, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह रिलीज करके बच्चों तक पहुंचाना, ठीक है। तो इसके लिए 4 स्टेप होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप जाकर के विद्यालय में इसको अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे ना, आप देखेंगे एकदम ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अगर थोड़ा सा आप इसको विद्यालय में मेहनत कर देंगे तो एकदम ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और जिसको कुछ नहीं करना हो तो बात ही अलग है, हाँ, ठीक है। जो केवल तनख्वाह के लिए काम कर रहा है, बस तनख्वाह मिल जाए, जो है टीचर टालते रहे, जो है ना, एक दिन वो है ना, टालते टालते वो एक गुब्बारा बन जाएगा, जब फटेगा तो एकदम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो उसको गुब्बारा मत बनाइए, हाँ, ठीक है। तो आप जो है अपना कार्य को करते हैं। मैं कहा ना कि वेल ड्रेसअप होना चाहिए, और प्लस साथ में जो है आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फील करिए कि मैं एक राष्ट्र निर्माता हूँ, ठीक है। केवल हम तनख्वाह के लिए काम नहीं कर रहे, हम कोई कर्मचारी नहीं है। हम लोग जो है ये टीचर बनना, देखिए एम्प्लॉयज नहीं कहा जाता, उसके बारे में चर्चा करेंगे, समझ ज़्यादा लगेगा। और आप देखिए, ये ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक चीज आप जान लीजिए कि टीचर अगर नहीं पढ़ाना चाहता है तो दुनिया का कोई भी ताकत उसको पढ़ाने से मजबूर नहीं कर सकता। अधिकारी आ जाएंगे, बोर्ड पढ़ाने लगेगा, चले जाएंगे, फिर बैठ जाएगा, क्या करेगा, कब तक अधिकारी वहां रहेगा? डायरी भी मेंटेन कर देगा। हाँ, डायरी मेंटेन कर देगा, ठीक है। तो टीचर अगर पढ़ाना नहीं चाहता है तो उसको कोई भी नहीं पढ़वा सकता। ये अंदर से आत्मा आना चाहिए, हाँ, हर आदमी टीचर नहीं बन सकता, ठीक है। कुछ लोग तो बॉर्न टीचर होते हैं, मतलब जैसे कि पैदाइशी टीचर होते हैं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया मेहनत करते हैं, इतना, ठीक है, लगता है हाँ टीचर है। और कुछ टीचर आपको देखे ना, लगता है गुंडा है, गुंडा जैसे लगता है भाई, दाढ़ी उड़ी पूरा बड़ा हुआ ऐसे, और अजीब तरह का ड्रेस पूरा, जीन्स फिन्स पहन करके। तो इस तरह से आपको एक टीचर आदर्श व्यक्ति, आइडियल पर्सन है आप, ठीक है। आप टीचिंग के बाद कुछ भी पहने, कोई नहीं बोलने वाला है आप अपना, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको एकदम जो है वेल मेंटेन होना चाहिए। इसका इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है बच्चों को, ठीक है। मानवीय इमोशनल अटैचमेंट भी करना होगा बच्चे से, इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। बच्चों को अपना समझिए। पहले आपने देखा होगा कि अब तो नहीं हो रहा है, पहले जो है ना एक टीचर थी तो कहती अरे अरे ये बड़ा गंदा बच्चा है, दूर हटो, ठीक है। बच्चों को अपने पास नहीं बुलाते थे वो, यस, हमको इन्फेक्शन हो जाएगा, हाँ इन्फेक्शन हो जाएगा, बड़ा गंदा है, ठीक है, इसके ये है वो है। अब टीचर जो है उसको बच्चे को नहला भी रहा है, साफ भी कर रहा है, क्योंकि उसी बच्चे कहीं तो रोजी रोटी हमारा है, वही चीज तो हम खा पी रहे हैं, उसी को हम नेगलेक्ट करेंगे। सर अब भी ऐसे बहुत हैं, मैं तो नहीं देखा हूँ, आज भी हैं। हाँ, तो अगर ऐसा वो संभव है। देखिए, अब देखिए इसके जो स्टेप होते हैं, 1 2 3 4। पहला स्टेप होता है इसका कि आई डू, दूसरा स्टेप होता है वी डू, और तीसरा स्टेप होता है यू ऑल डू, और चौथा स्टेप होता है यू डू। ये 4 स्टेप में हम जीआरआर मेथड से हम एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड को कराते हैं। एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड, एक्सपोजिशन ऑफ जो वर्ड है इसको 4 स्टेप करें, नोट कर लीजिए थोड़ा। मैं करूंगा, हम लोग करेंगे, तुम लोग करोगे, तुम करोगे, हो गया, हम करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप है हम लोग करेंगे, तीसरा तुम लोग करोगे, और चौथा तुम करोगे। ये 4 स्टेप इसको बोलते हैं जीआरआर मेथड, ठीक है। कोई भी कॉल आता है काट दीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो आप बाहर जाकर बात कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये जो 4 स्टेप है, इसमें आई डू वाले में क्या करना है। आई डू वाले में जो है सबसे पहले जो है आपको क्या करना है कि जो शब्द है, जैसे मान लीजिए ये वर्ड है, देखिए ये वर्ड, ठीक है। अब ये आपका एक्ट, ये यहाँ उठाना है, ठीक है।
इसका जो फनी हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। एक्शन, ठीक है, एक्शन बोलिए, वर्ड एक्शन, एक्शन। ये आप जो है ना, देखिए इसको 10 बार कराइए, कम से कम 10 बार कराइए। आप नहीं बोलेंगे, बच्चा नहीं बोलेगा, ठीक है, केवल टीचर जो है 10 बार बोलेगा पहले, बच्चे केवल सुनेंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग बोलेंगे। में क्या हो जाएगा कि टीचर भी बोलेगा 10 बार और बच्चे भी बोलेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। 10 बार ये हो गया, और 10 बार अकेले बोला टीचर। और तीसरे में क्या है कि अब जब आप 20 बार करा लिए हैं प्रैक्टिस, तो आप देखें कि कुछ बच्चे होंगे जो बहुत बढ़िया से बोल रहे होंगे, उन बच्चों को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ खड़ा कर दीजिए, ठीक है। और इन बच्चों से बुलवाइए और बाकी बच्चे उनको सुनकर बोलेंगे, और जहाँ ये बच्चे गलती करते हैं वहाँ आप उनको सही करिए, मॉनिटरिंग करिए। यानी कि तीसरे स्टेप में आपको नहीं बोलना है, बच्चे बोलेंगे, तुम लोग बोलोगे, तुम लोग माने यू ऑल डू, ठीक है। वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो है क्या करेंगे कि जब ये वाला हो जाएगा, इसके बाद अंतिम स्टेप होता है कि एक एक बच्चे को बुलवाइए और उसको वर्ड को बुलवाइए, एक एक बच्चे को खड़ा करिए और बुलवाइए। यानी कि यू डू माने एक एक प्रत्येक बच्चा उस वर्ड का सही उच्चारण कर ले और उस वर्ड का स्पेलिंग लिख ले और उस वर्ड का अर्थ जान जाए बच्चा। अब देखिए फॉर्म वर्ड जो है बोर्ड पर लगा हुआ है, कैसी आवाज आ रही है? फॉर्म वर्ड का बच्चा सीख लिया, ठीक है। इसके बाद कंटेंट वर्ड जो है आपने प्रैक्टिस करा दिया। अब जो है बच्चा पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा, बताइए? पढ़ लेगा। जो उस लेसन में जो फॉर्म वर्ड है पहले से लिखा हुआ, ये आपको ना कम से कम जो है 2-3 लेसन 4 लेसन पढ़ाने के बाद वो सारा फॉर्म वर्ड बच्चे को याद हो जाएगा। रोज आपको ओवर रीडिंग कराएंगे क्लास शुरू करने से पहले, ठीक है, तो वो याद हो जाएगा। कंटेंट वर्ड आपने बता दिया, अब रीडिंग अलाउड कराएंगे तो बच्चे जो है उसको रीड अलाउड कर लेंगे, ठीक है। एक एक वर्ड को आपने टेकअप किया, और एक एक वर्ड का मतलब कि पूरा किताब का वर्ड नहीं लेना आपको, आप एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ लीजिए। एक लेसन प्लान में एक पैराग्राफ में आपको करना है, ठीक है, एक पैराग्राफ। तो एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड हो गया। इसके बाद रीडिंग अलाउड हो गया। रीडिंग अलाउड के बाद क्या करेंगे? साइलेंट रीडिंग कराएंगे। साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है कि बच्चा जो है उस वर्ड के जो वर्ड आपने बताया है, जैसे एक पैराग्राफ में 3 वर्ड थे, 4 वर्ड थे, तो 4 वर्ड का आपने फोनोटिल करा दिया, मीनिंग बता दिया उसका, हाँ, और स्पेलिंग याद करा दिया बच्चे। फॉर्म वर्ड बच्चा पहले से जानता है। अब जो है उस पैराग्राफ को आपने रीडिंग कराया, ठीक है। अब बच्चा जो है उसको रीडिंग कर लेगा, क्योंकि फॉर्म वर्ड जानता ही है, कंटेंट वर्ड सीख लिया बच्चा, अब उसको रीडिंग कर लेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखिए कोई वाक्य लिखते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं कि दिस इज अ कैट, तो बच्चा देखिए ये आपको हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड के चार्ट में से सीख लिया, इज और सीख लिया। कैट और दिस जो है बच्चे के लिए नया है, तो ये 2 वर्ड आपने बता दिया बच्चे को। अब ये दिस इज अ कैट, अब बच्चा उसको पढ़ लेगा, ठीक है। तो अब जो है एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ लेना है, एक 40 मिनट की घंटी में, ये नहीं कि पूरा किताब ले लें, पूरा किताब ले हम देखते ना सर पूरी किताब के अगर कंटेंट वर्ड्स लिखा के फिर रीडिंग कराया जाए तो नहीं, एक पीरियड में कितना करा सकते हैं वो करना आप। तब तो आप खाली कंटेंट वर्ड ही करा देंगे एक पीरियड में, हाँ यही तो ठीक है। तो एक फिर लर्निंग आउटकम कहाँ से आ पाएगा? 40 मिनट में 3 या 4 वर्ड लीजिए, बस 40 मिनट में आप एक पैराग्राफ लीजिए। तो देखिए अमूमन होता क्या है, जो ट्रेडिशनल टीचिंग होता है, हम लोग देखते हैं जाकर के विद्यालय में, तो वो टीचर क्या करते हैं कि एक लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि उसका हिंदी बता देंगे सीधे। लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग, बहुत समय की बात है कि एक राजा था। इस तरह से ना एक ही पीरियड में पूरा लेसन खत्म, ठीक है। आपने क्या किया, कथा बांच दिया और उसके बाद उसका हिंदी बता दिया। अब बच्चे हिंदी को तो बच्चे मजा आ गया, हाँ कहानी समझ में आ गया उसको, मजा आ गया उसको, लेकिन इंग्लिश कुछ नहीं सीखेगा, इंग्लिश नहीं सीखेगा, बात समझ आ गया। इसलिए कह रहा हूँ कि एक लेसन को जो 1.5 पन्ने का है, कम से कम 3 दिन 4 दिन में एक लेसन पढ़ाइए, ठीक है। और उस लेसन में देखिए, उस लेसन में 3 वर्ड हैं जो बच्चे को नहीं आ रहा है, ये 4 वर्ड होंगे, ये ना होंगे, फॉर्मेट तो आपने लिखा ही दिया उसमें, जो कंटेंट वर्ड, एक पैराग्राफ को लीजिए ना,
थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन एकदम ये जड़ से बच्चा मजबूत हो जाएगा और पूरे बच्चे जो है आपके 95% 80% बच्चे जो है, मैं 100% इसे नहीं कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे तो आते ही नहीं स्कूल, सही है। कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो उसके लिए तो इसीलिए 80% का लक्ष्य रखा गया है हमारे परिषदीय विद्यालय में। आप 80% का लक्ष्य, 80% भी आप करते हैं तो बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे टीचर आप हमारे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि आपको जो ना एक एक लेसन को जो है एक एक पैराग्राफ मिलेंगे। तो आपने क्या किया, रीडिंग अलाउड करा दिया। रीडिंग अलाउड कैसे कराया, जीआर मेथड से, ठीक है। रीडिंग अलाउड के बाद जो है आपने क्या किया, दूसरा जो पार्ट है उसका साइलेंट रीडिंग है। पहले कर दिया एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड पावर, एक्सपोज कर दिया पूरा वर्ड को, ठीक है। 3 या 4 वर्ड, एक पैराग्राफ में जितने वर्ड होंगे उतने लेंगे ना, उसमें जो वर्ड बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है उसी को कंटेंट वर्ड बना लेंगे। अब फॉर्मेट पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो पैराग्राफ है वो सभी बच्चे पढ़ने रहे हैं, तो ये आश्चर्य की बात नहीं हो जाएगी। इस तरह कभी नहीं पढ़ पाएगा बच्चा, कक्षा 8 तक चला जाएगा लेकिन नहीं पढ़ पाएगा बच्चा, रीडिंग नहीं, अपने टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं कर पाएगा बच्चा। ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपका 100% मतलब 100 तो नहीं का मतलब 80% बच्चे जो है आपका रीडिंग कर रहे हैं, जिस तरह हिंदी करते हैं। अब आपने क्या किया, साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होता है ना कि साइलेंट रीडिंग में स्कैनिंग होता है, बच्चे स्कैनिंग करते हैं उसको, स्कैनिंग मतलब उसको फोटो खींचते हैं। तो साइलेंट रीडिंग में आप जो है उसको वर्ड को जो पढ़ेंगे उस टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक बच्चे खोल लेंगे, वहाँ पे अपना उंगली मतलब पुट योर फिंगर्स ऑन द वर्ड, अपने वर्ड पे, उस वर्ड पे जैसे आपने कहा कि एक्सेंट, तो बच्चा एक्सेंट को उंगली रखा हुआ है और उसको देख रहा है, ठीक है, और बोल नहीं रहा बच्चा केवल, हाँ ठीक है। उसको आप जो है ना ऐसे ऐसे आप बोलते जाएंगे और बच्चा जो है अपना उंगली रख जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक बार बोलेंगे आप, उसके बाद कहीं बस केवल तुम लोग उंगली रखो बस जहाँ जहाँ वर्ड है, और अपने मन में बोलो, उसका जो उच्चारण है मन में बोलो, मुंह से आवाज़ नहीं निकलना चाहिए। तो मन में जब बच्चा पढ़ेगा तो होता है मौन वाचन करेगा। आपको बता दें कि जब हम बोल के पढ़ते हैं तो हमारी स्पीड कितनी होती है वर्ड की, मालूम है? हम लोग अंग्रेजी या हिंदी कितने शब्द पर मिनट पढ़ते हैं? कक्षा 2 का 45, कक्षा 3 का 60 वर्ड पर मिनट, कक्षा 6 का 100 वर्ड पर मिनट, और हम लोग की स्पीड क्या है? सर सबकी अलग अलग होगी। नहीं, लगभग मतलब देखिए एक किताब है, डॉक्टर राज बापना की किताब है, हाउ टू इंक्रीज माइंड पावर, किताब का नाम है, ठीक है। उसमें काफ़ी रिसर्च करके ये बताया गया, कई टीचरों का रिसर्च किया गया, तो बताया गया कि हमारी जो स्पीड है वो 200 वर्ड पर मिनट है। अब बच्चों की स्पीड भी 200 वर्ड पर मिनट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए वो एक बच्ची है हमारे यहाँ, वो 205 वर्ड पर मिनट पढ़ती है इंग्लिश, 205 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो जो मैक्सिमम स्पीड हम लोग का है वो 200 वर्ड पर मिनट है। तो 200 वर्ड पर मिनट की स्पीड नोट कर लीजिए इसको। हमारी जो रीडिंग अलाउड की जो स्पीड है वो 200 वर्ड पर मिनट है। किसी का मान लीजिए 190 होगा, किसी का 195 होगा, मतलब इसी राउंड फिगर में होगा, ठीक है। किसी का 180 भी हो सकता है, मतलब 200 के आसपास होगा। तो हमारी जो रीडिंग अलाउड की जो स्पीड है, जब हम बोल करके पढ़ते हैं तो हमारी स्पीड जो है वो 200 वर्ड पर मिनट के स्पीड के रेंज में होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका कोशिश रहना चाहिए कक्षा 8 तक बच्चा आते आते 200 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बच्चा पढ़ने लगे, ठीक है। बहुत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। अरे काट दिए सर, बाद में बात कर लीजिए, फालतू वेरी गुड क्वेश्चन। साइलेंट रीडिंग की स्पीड लिखिए। साइलेंट रीडिंग की हमारी जो स्पीड होती है 1800 वर्ड पर मिनट होता है। 1800 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 1800 वर्ड आप मौन वाचन कर सकते हैं। और 1800 वर्ड, ठीक है। इसलिए इतनी मोटी मोटी किताब जो आईएएस की तैयारी करते हैं बच्चे वो पढ़ ले जाते हैं, ठीक है। इतनी मोटी मोटी किताबें जो है वो 1 दिन में या 2 दिन में पढ़ लेते हैं पूरा, इतनी स्पीड होती है। वो फिंगर टिप मेथड होता है, ठीक है जी। ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं पढ़ते हैं, सीधे ऊपर से नीचे देखेंगे ऐसे। और हमारा जो ना जो किताब में अगर न्यूज़पेपर का इतना बड़ा पन्ना होता है ना, अगर यहाँ से यहाँ तक लिख दिया जाए तो आप पढ़ नहीं पाएंगे न्यूज़पेपर दिन भर में, इसलिए उसको कॉलम्स बनते हैं, कॉलम्स, कि हमारी आंखें जहाँ तक देख पा रही हैं वो एक कॉलम बनता है कि आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सीधे ऊपर से नीचे देखना है, यहाँ देखना है यहाँ पे और पढ़ना यहाँ से यहाँ तक, देखना यहाँ पे है और पढ़ना यहाँ, क्योंकि हमारी आंखें यहाँ तक देख पा रही है, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना, जो फिंगर टिप मेथड बोलते हैं,
तो इस स्पीड से 1800 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, मान भाई क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं एक एक चीज बहुत कायदे से समझ लिया आप लोग, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग और अन्य लोग हैं जो ट्रेनिंग में उपस्थित नहीं है उनको भी आप लोग गाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये देखिए साइड रीडिंग के बाद क्या था, कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंड माने क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ये दो तरह का होता है, एक सीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज। हाई स्कूल में क्या होता है, सीन पैसेज होता आता है परीक्षा में, यानी कि जो उनके टेक्स्ट बुक से जो है कोई कोटेशन दे दिया जाता है और उसमें से क्वेश्चन बना के पूछते हैं कि ठीक है। और इसके बाद जो है जो आपका अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज में क्या होता है कि इंटर में क्या होता है कि बाहर के किताब से दिया जाता है पैसेज, ठीक है। और उस पैसेज को, उस आर्टिकल को बच्चे पढ़ करके उसका उस उत्तर देते हैं। तो इसी तरह से वही टेक्निक यहाँ पे अपनाना है आपको। आपने जो एक पैराग्राफ बच्चे को पढ़ाया है, जो रीडिंग करा दिया आपने, अभी तक क्या करा है, रीडिंग करा दिया, ठीक है। और वो बच्चे को उसका अर्थ बता दिया वर्ड का, ठीक है। अब उसको दिमाग में बैठाने के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए पैराग्राफ 1 में आपने जो पढ़ाया है उसमें दिया हुआ कि एक राजा था, पांच राजकुमार थे, ठीक है। बड़े का नाम अशोक था, ठीक है। आपने पढ़ा दिया एक पैराग्राफ, इतना ही पढ़ा है केवल। एक राजा था, उसका नाम मान लीजिए कि जूलियस, और उसके 5 राजकुमार थे और उसके राज्य का नाम जो था वो इटली था, ठीक है। और वो बहुत ही शक्तिशाली था। अब इसको जो है आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो WS टाइप क्वेश्चन है, ये कितने हैं पूरी इंग्लिश में, WS टाइप क्वेश्चन कितने हैं, 9 है कुल टोटल। कुल कितने हैं, 9 WS टाइप क्वेश्चन है। WS टाइप क्वेश्चन जो है ये 9 है, ठीक है। और दो तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं, एक तो सहायक क्रिया से बनाते हैं और दूसरा जो है WS टाइप से बनाते हैं। तो अब WS टाइप जो 9 तरह का जो आपका वर्ड है, जैसे आपका इस तरह समझ लीजिए। देखिए हम यहाँ 9 लिखते हैं, ठीक है। जैसे हु है, फिर इसके बाद इसी का बच्चा जो है हुज है, हुम है, ठीक है। इसके बाद आपका व्हाट है, विच है, ठीक है। व्हेन है, वाई है, वेयर है, हाउ है, ठीक है। ये हाउ भी इसी में आ जाता है, क्योंकि देखिए इसमें भी WH है, W यहाँ पे है, H यहाँ पे है, ये भी आ जाता है WH, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना 9। पूरे अंग्रेजी में इस तरह ही है ये, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो हाउ है, किसी किताब में इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, हाउ मेनी और हाउ मच, ठीक है। हाउ मेनी और हाउ मच। मच मतलब होता है, मच का प्रयोग कहाँ करेंगे, मात्रा के लिए, और मेनी का प्रयोग करेंगे गिनती के लिए। तो हाउ मच एप्पल गलत है, सही है, हाउ मेनी होगा। वेरी गुड, कौन बताया, आप बहुत जीनियस आदमी। हाउ मेनी जब जिसको हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन है, उसके लिए हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। और जैसे चीनी है, चीनी के दाने को नहीं गिनते हैं, वहाँ पे हाउ मच शुगर यू वांट, ठीक है। और एप्पल को गिन सकते हैं, तो हाउ मच एप्पल यू वांट, ठीक है। हाउ मेनी हाउ मच बोलेंगे तो मात्रा हो जाएगा, इसलिए गलत हो गया वो। इसलिए आप क्या करना है कि हाउ मेनी एप्पल, ये सही है, और हाउ मच शुगर, ठीक है। सर पैसे के लिए क्या हैं, मनी, हाँ हाउ मच, ठीक है। मनी का कई डिनोमिनेशन, कई डिनोमिनेशन है,
ठीक है, इसलिए मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 20 रुपये को अगर सारे जो है ना मनी जो है सारे 1 रुपये के सिक्के में होते तब आप हाउ मेनी का प्रयोग करते, बात समझ गए। अगर सारे सिक्के 1 रुपया में होते सब मेरी हो जाता। तब मैनी हो जाता, लेकिन 1 रुपये के सिक्के में नहीं है, कोई आपका 200 का भी नोट है, 500 का भी नोट है, ठीक है, 20 का भी नोट है, 10 का भी नोट है, इसलिए मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका एक तरीका, ये हो गया क्वेश्चन पूछने का। देखिए विच का प्रयोग जो है, देखिए विच का प्रयोग हम करते हैं लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं, ठीक है। विच इज योर कार, ठीक है, और हु का प्रयोग करते हैं केवल व्यक्ति के लिए, हु का प्रयोग करते हैं लिख लीजिए, हु का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए, और विच का प्रयोग करते हैं व्यक्ति और वस्तु के लिए, दोनों के लिए करते हैं। विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए करते हैं, ये अंतर है विच और हु में, ठीक है, ठीक है। आप कहेंगे विच इज योर ब्रदर, ये भी सही है। हु इज योर ब्रदर, ये भी सही है। लेकिन आप कहेंगे कि हु इज योर कार, तो गलत हो जाएगा, कार जो है वो व्यक्ति नहीं है, विच इज योर कार यहाँ पे सही, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया ना, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अब आइए हम लोग ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग लैंग्वेज ना, लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग। अब लैंग्वेज लर्निंग का मतलब यहाँ पे हो गया कि आप जो है यह टेस्ट करने जा रहे हैं कि हमारे कितने बच्चों ने इस पैराग्राफ को समझ लिया, ठीक है। तो ये जो है आपको क्लास वर्क या होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे करके आप जो फिल इन द ब्लैंक दे दीजिए, हाँ, मैच द कॉलम दे दीजिए, ठीक है, कॉलम को मैच करो, हाँ, मतलब इस तरह से क्वेश्चन दे करके आप जो है ये टेस्ट करेंगे कि कितने बच्चों ने इस पैराग्राफ को समझा, कितना समझा, ठीक है। तो ये हो गया लैंग्वेज लर्निंग, क्लियर हो गया, समझ आ गया ना। तो इस तरह से हम जो है ये आपका टीचिंग प्लान को करते हैं। तो ये जो टीचिंग प्लान था ये प्रोज का था, किसका था, प्रोज का था। अगर हम पोएट्री की बात करते हैं, ठीक है, प्रोज के बाद टीचिंग प्लान ऑफ पोएट्री। तो पोएट्री वाले में क्या होता है कि जो रीडिंग अलाउड होगा वह आपको उसमें रिदम देना पड़ेगा, रिदम से होगा, यानी कि गाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैसे गाएंगे आप, ठीक है। इसमें क्या था, ये जो प्रोज था इसमें आप जो है इसका जो रिदम होता है प्रोज का थोड़ा अलग होता है, पोएट्री का थोड़ा अलग होता है, ठीक है। कैसे होता है ये बताने आपको, ठीक है। रिदम जैसे हमने कहा कि दिस इज अ कैट, ठीक है। तो हमने रिदम दिया, ये दिया हमने टू, ये दिया टी और ये दिया टी और ये दिया टू, ठीक है। ये सिंपल वाक्य है, ठीक है। लेकिन हम जो है जब पोएट्री लेते हैं तो पोएट्री में जो कंटेंट वर्ड जिसके अंदर होता है, जैसे मान लीजिए किसी पोएट्री में आ गया आपका ये वाला वर्ड, ये और टेल आ गया, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रेस होगा, ये वाला स्ट्रेस नहीं होगा, यहाँ पे ये टूटेगा ना, ऐसे दो सिलेबल हो जाएगा, हाँ, एक चेस्ट पल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पोएट्री में क्या करना है कि यहाँ पर तुम देगा और यहाँ पर टी दे, एक ही वर्ड में तुम टी हो जाता है। सर वर्क वाइल वाला एक बार करा के एग्जांपल दिखा दीजिए। ठीक। और इसमें कुछ आपका एक तरीका, अगर मान लीजिए एकदम जो है ना वो जो है एकदम डिफिकल्ट है, मतलब ऐसे पोएट्री है जो राइमिंग नहीं हो सकता, तो उसके लिए आप एक कोई फिक्स रिदम दे सकते हो उसमें, ठीक है। जैसे एक कहाँ दे दीजिए, हमको दिखाइए।
बुक लाए सर। बुक तो मेरा वहाँ उस कमरे में है। चलिए लाएंगे तो बता उधर भी देगा। नहीं आएगा। हाँ, अब लाएंगे तो बता देगा। ठीक है ठीक है। वर्क वाइल यू वर्क, और क्या से वर्क, ले वाई। प्ले वाइल यू प्ले। ठीक है, प्ले देखिए ये वर्ड देखिए PLAY है ना, तो ये आपका देखिए प्ले प्ले प्ले। लास्ट में वाई होता है, उसके पहले अगर वॉवेल होता है तो आई बोलते हैं, आई। ठीक है, प्ले नहीं बोलेंगे, प्ले प्ले बोलिए, प्ले प्ले आई 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 प्ले प्ले। ठीक है, टुडे बोलिए, टुडे डू और डे उठाए, टुडे मंडे ट्यूसडे, ये चीज करेगा क्या आप लोग? बता दिए, कल बता दिए ना, बता दिया ना, मंडे ट्यूसडे बताया ना। चलिए आप लोग एक बार सुन लीजिए इसको, देखिए मंडे, पहले पहले संडे को बताएं, संडे बोलिए, हाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, लोग बोलते हैं वेडनेसडे, ये गलत है ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो डे डे बोलेंगे। ठीक है, और वेडनेसडे वेडनेसडे वेडनेसडे, डे नहीं बोलेंगे, डे डे। टुडे आई आई, ये साउंड पे आप बच्चों को प्रैक्टिस कराइएगा। ठीक है, फिर महीने के नाम में भी बच्चे गलती करते हैं। ठीक है ठीक है, बोले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, सब टेम पे उठेगा, टेम, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आप लोग गिनती दे दीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 20 नहीं बोलते हैं लोग, बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं ना 7 11 ना, लोग ऐसे लोगों को सही करिएगा। ठीक है, 7 11 किधर हो गया? एक वाइट पढ़ेंगे सर। हाँ 8, ये किधर हो गया आपको? अब जो है अब आपका टीचिंग प्लान खत्म। कितना आसान है भाई, है कि नहीं? देखिए हम अपने स्तर से खत्म करते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे लर्निंग आउटकम निकल नहीं पाता। पूरे लेसन का एक पूरी बुक का एक ही लर्निंग आउटकम चलता है, जो पहले लेसन को दूसरे को तीसरे मैथ वगैरह में साइंस वगैरह में हर लेसन का लर्निंग आउटकम एक एक लेसन में 10 लर्निंग आउटकम निकल जाता है। ठीक है, ये गोला बनाइए पहले, तब समझ आएगा। गोला बनाइए, गोला बनाइए, पूरे एक अलग पन्ने में गोला बनाइए। अभी लर्निंग आउटकम आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आता है, तो अब नहीं समझ आता तो समझ लीजिए। एकदम विधिवत बता दे रहा हूँ, विधिवत, कभी कोई गलती नहीं होगी। लर्निंग आउटकम आप लोग नहीं लिख पाते हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए, गोला बनाइए, गोले के अंदर फिर मीडियम साइज गोला बनाइए, मीडियम साइज गोला, फिर इसके अंदर फिर छोटे छोटे गोला बनाइए। ये लर्निंग आउटकम का गोला है, लर्निंग आउटकम का। येलो माने लर्निंग आउटकम, येलो माने लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम होता क्या, पहले ये समझिए कायदे से, तब दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो सबसे बड़ा वाला गोला है, सबसे बड़ा वाला गोला है, इसको बोलते हैं CLO और इसी को बोलते हैं FLO। ठीक है, येलो माने लर्निंग आउटकम और सी माने लिखिए सेंट्रल, सी माने सेंट्रल, सी माने सेंट्रल, सेंट्रल, और F माने फोकल,
फोकल, एफ माने फोकल। ये क्लियर हो गया? सी माने सेंट्रल और एल माने लर्निंग आउटकम। एल ओ माने लर्निंग आउटकम, तो जानते हैं सब लोग। एल ओ माने लर्निंग आउटकम, सी माने सेंट्रल और एफ माने फोकल। ये दोनों एक ही नाम है। सेंट्रल लर्निंग आउटकम, फोकल लर्निंग आउटकम एक ही चीज है, दो नाम है, ठीक है। इसके बाद जो मीडियम साइज का गोला है ये वाला, इसको बोलते हैं एनएलओ। इसके लिए येलो माने लर्निंग आउटकम और एन माने नेस्टेड, एन माने नेस्टेड लर्निंग आउटकम, ठीक है। अब सबसे छोटा वाला जो गोला है, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, हाँ, छोटा वाले गोले को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एसएलओ। एसएलओ, एस माने सब, इसका हिंदी होता है उप, नहीं होता है उपराष्ट्रपति, उप निरीक्षक, उप निदेशक होता है ना, उप। सब, एसवीबी सब, सब, हाँ सब, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जब क्लास में जाते हैं 40 मिनट में, जैसे अभी सर ने कहा था कि हम सारे जो है उसका वो बता देंगे पहले, कंटेंट वर्ड। हाँ कंटेंट वर्ड, ये गलत तरीका। जो पढ़ाने जा रहे हैं वही बताइए, उसमें 2 या 3 या 4 वर्ड हो सकते हैं कंटेंट वर्ड। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट इतना बढ़िया लगेगा कि आपकी 80% ज्यादा बच्चे जो है रीडिंग कर रहे हैं। अगर आपने वाकई जो है मेहनत कर दिया तो निश्चित तौर पर ये मैं लिख के देता हूँ कि देयर विल बी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट। और कितना अच्छा टीचर आप बन जाएंगे बताइए। कोई भी आएगा अधिकारी और सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कितना अच्छा माना जाएगा। आप अगर 10 गलती भी किए होंगे तो माफ कर देगा वो, पेंटिंग नहीं करा फिर माफ कर देगा। आपकी टीचिंग अच्छी है, बच्चे अच्छे है कि नहीं, आपको संतुष्टि मिल जाएगी, आपसे मिल जाएगा। अब कितना आपको अच्छा लगेगा कि हम जो ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, उसके प्रति हमने इतना काम भी किया, मेहनत भी की, कितना अच्छा लगता है। और नहीं तो कुछ लोग पूरे महीने भर कुछ नहीं करते हैं, कुछ एक अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, और उसके बाद बात कहते हैं कि जब तनख्वाह लेने जाते तो लगता है कि चोरी कर रहे हैं, अपना ही पैसा लगता है कि चोरी कर रहा है। स्कूल का काम भी बहुत रहता है, अपार नहीं वो मैडम देखिए, ये सब बातें नहीं। स्कूल का काम रहता है, मैं कहता हूँ कि 6 घंटे में 4 घंटे कर दी नहीं स्कूल काम, 2 घंटा पढ़ा दें कायदे से, 2 घंटा पढ़ा दे तो बहुत चेंज हो जाएगा। कितना काम रहता है इसको, 6 घंटा आपको स्कूल में रहना है, 6 घंटे में जो आधा घंटा लेट आएंगे पहले, हाँ आधा घंटा पहले जाएंगे, 1 घंटा तो ये निकल गया, हाँ 2 घंटा आप काम कर दीजिए। 2 घंटा अगर स्कूल का काम करेंगे तो भी आप पास जो है बच रहा है आपका 4 घंटा। 4 घंटे में 2 घंटा केवल आप पढ़ा दीजिए ना, 2 घंटा आप आराम से बैठ कर मोबाइल देखिए, हाँ 2 घंटे में पढ़ा देंगे मन से, बहुत चेंज आ जाएगा विद्यालय। ये भी नहीं हो रहा, 2 घंटे भी लोग ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि जब तक आप पढ़ाना नहीं चाहेंगे कोई आपको पढ़वा नहीं सकता, जान लीजिए। एक दिन में अगर 2 घंटे से अधिक जो पढ़ा दिया जाए तो उनके वो जो उसको ग्रैप्स कर ही नहीं पाएंगे। हाँ कर नहीं पाए। केवल 1 घंटे जो है लंच से पहले और 1 घंटे लंच से बाद इतना ही पढ़ा दिया जाए, समझिए कि आखिरी एक्सट्रीम है उसका। 2 घंटे केवल आप अगर विद्यालय में पर डे पढ़ा देंगे मन से तो एकदम ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ जाएगा विद्यालय में। आपको पता ये है वो है। अब देखिए ये क्लियर हो गया आपका। अब आपको करना क्या है, अब ये आपका जो है ये स्ट्रक्चर हो गया आपका लर्निंग आउटकम का, ठीक है। हम जो क्लास में पढ़ाते हैं वो कौन सी लर्निंग आउटकम होती है, जो लर्निंग आउटकम हम अपने डायरी में लिखेंगे वो कौन सा लर्निंग आउटकम होगा? हम लोग तीनों लिखते हैं, एसएलओ भी लिखते हैं, एनएलओ भी लिखते हैं, लास्ट में सीएलओ भी लिखते हैं। नहीं एकदम गलत है, आप लिखते नहीं ऐसा। मान लीजिए हमको उसका पढ़ाना है, हाँ। पहले हम तो बच्चे को प्राइम नंबर की डिवीजन बताते हैं, वो तो एसएलओ ही हुआ। हाँ और फैक्टर की डिवीजन बताते हैं, वो एनएलओ हुआ। इसके बाद टोटल उत्तम कैसे निकालेंगे वो बताते हैं, वो सीएलओ हुआ। नहीं लेकिन इंग्लिश में हमको ये नहीं मिलता है। नहीं, ये आप जो बता रहे हैं ना गणित में वो टोटली गलत बता रहे हैं। अब बैठ जाए, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जानते ना ये सीएलओ आगे कहाँ मिलेगा, ये बच्चा जब कक्षा 12 में जाएगा तब मिलेगा उसको, कक्षा 12 में, ठीक है, कक्षा 12 में जाएगा और अभी तो वो 6 में पढ़ रहा है, 6 साल बाद वो सीएलओ प्राप्त करेगा। एनएलओ का मतलब ये होता है ना कि एक प्रकार का जो चीजें होती हैं उसको एनएलओ बोलते हैं।
जैसे एग्जांपल के लिए आप ये समझ लीजिए कि हमें जो है बच्चे को फल का नाम बताना है, फ्रूट्स का नाम इंग्लिश में मान लीजिए, तो फ्रूट्स का नाम हम कितना जानते होंगे? हम सारे तो जानते नहीं हैं और जरूरत भी नहीं जानने का, है कि नहीं भाई? जो इंग्लैंड में मिलता है फल उसको तो क्या जरूरत है? तो हम उसको क्यों हम सीखेंगे? अभी जब जरूरत पड़ेगा तो सीख लेंगे। तो हम लोग मान लीजिए हम लोग 50 फल के नाम जानते हैं और वही है 50 फल के नाम बच्चे को सिखाना है। तो क्या 50 फल के नाम बच्चे को 1 घंटे में सिखा सकते हैं, एक पीरियड में 40 मिनट में? यस और नो? नहीं सिखा सकते। कितना सिखा सकते हैं बताइए? ये आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए 5 सिखा सकते हैं, ठीक है, या उससे कम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये आपके बच्चों के स्तर पर डिपेंड करेगा। ये टीचर डिसाइड करेगा और कोई डिसाइड नहीं करेगा। टीचर है अब वो जानता है कि हमारे बच्चे जो है एक पीरियड में इतना ही सीख पाएंगे, तो उतना ही आप ले लीजिए। तो जो आपने 5 फल के नाम जो लिए कि हम 1 घंटे में पढ़ाएंगे, वही आपका SLO है। तो ये देखिए, ये 5 फल हो गया, ठीक है। अब ये 5 फल जो है के हिसाब से पढ़ाएंगे तो कितना घंटे में पूरा हो जाएगा? 10 घंटे में। तो ये 10 छोटे गोला बना लेंगे, 10 गोला। तो ये 10 गोला जो है आपका SLO हो गया। अब जब 50 पूरा हो जाएगा तो आपका एक NLO पूरा होगा, यानी कि फ्रूट्स का नाम, ये आपका फ्रूट्स का नाम हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये गोला जो है वो नाम है वेजिटेबल्स का नाम है, वेजिटेबल्स। ये शहर का नाम हो गया, ये बॉडी पार्ट्स हो गया। इस तरह से हम NLO तैयार करके बच्चे को आगे भेजते जाते हैं और पहुंचते पहुंचते जब वो कक्षा 12 में पहुंचता है तो 12 में उसका ग्रामर भी खत्म हो जाता है। अब वह अंग्रेजी भाषा में जो है अपना अभिव्यक्त कर लेता है। जब वह अपना अभिव्यक्त जो है वो अंग्रेजी भाषा में जब कर लेगा, समझ रहे हैं, जब कर लेगा वो और लिख लेगा, बोल लेगा, समझ लेगा, तब हम कहेंगे कि ये CLO प्राप्त कर लिया, ठीक है। अभी तो आप खाली उसको SLO और NLO तैयार करके आगे भेज रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि पूरा उसका SLO आपने किया और NLO उसका कक्षा 6 में पूरा नहीं हुआ तो कक्षा 7 में जाके एक NLO पूरा होगा, ठीक है। आप देखिए, अगर वो ICSE और CBSE बोर्ड का बच्चा है, ICSE और CBSE बोर्ड का बच्चा है, तो वो जानते हैं वो कक्षा 8 में जाकर के आपका CLO यानी कि FLO फोकल लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लेता है। अगर क्योंकि ICSE और CBSE बोर्ड में कक्षा एक मिनट कक्षा 8 में ICSE और CBSE बोर्ड का बच्चा पूरा ग्रामर पढ़ लेता है और 9th 10th 11th 12th 4 साल जो है वो इडियम्स फ्रेजेस पढ़ता है, ठीक है। एडवांस इंग्लिश पढ़ता है, वोकैब पढ़ता है, ठीक है। जानते हैं एडवांस इंग्लिश क्या होता है? जैसे हमने कहा, देखिए हमने कहा कि लेट अस इम्पेल आवर एक्शन, क्या समझ आया? कोई बताएगा इसका अर्थ? लेट अस इम्पेल आवर एक्शन, लेट अस इम्पेल आवर एक्शन। क्या मैं कर रहा हूं? पहले तो सुनना सीखना होगा। एक्शन, लेट अस इम्पेल आवर एक्शन। अरे काट दीजिए ना, कदे हुए मीटिंग में ट्रेनिंग में है, बाद बात करेंगे। चाहे कोई अंदाज है, चाहे खुश हो जाए, क्या दिक्कत है? हाँ, ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग। चलो हमारे एक्शन को इम्पेल करो। इम्पेल माने वही तो एक वर्ड जो है नया है, कोई समझ नहीं आ रहा, कोई समझ आ रहा। चलिए बैठिए। कोई यहाँ से मैडम बताइए, ऐसे रीड खरी चाय कर दे रहा हूँ, चाय कर दे रहा हाँ, तभी दिमाग में घुसेगा। रीड के हरी टाइट, बच्चों को जब टाइट बैठाया देगा, हमेशा बच्चों को टाइट बैठाइएगा, टाइट। अब पूरा जो है चादर उधर नहीं उड़ाना है, थोड़ा सा स्मार्ट है। इसका मतलब हो गया होगा, याद है क्या होगा? देखिए अच्छा चलते हैं, ये मतलब होगा, ठीक है। लेट अस गो।
ठीक है, हाँ फ्रेजेस। तो ये जो ना देखिए इडियम्स फ्रेजेस का इस्तेमाल बच्चों को सिखाया जाता है कक्षा 9, 10, 11, 12 में आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में। आपको नहीं विश्वास है ना, तो आप कक्षा 9 का किताब जो है आईसीएसई बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़िएगा ना, एक पन्ना पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इडियम्स फ्रेज का मतलब होता है कि उसको घुमा करके बोलते हैं, इनडायरेक्ट वे में बोला जाता है, समझना पड़ता है। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, हमें लाइन के बीच में पढ़ना होता है कि क्या अर्थ है इसका, ये एडवांस इंग्लिश होता है, ठीक है। तो बच्चों को एडवांस इंग्लिश बताया जाता है, जो एडवांस इंग्लिश जो यूपी बोर्ड के बच्चे बीए इंग्लिश करते हैं तब सीखते हैं, जो ड्रामा। ये बता दें यहीं पर, क्योंकि लर्निंग आउटकम का जो मामला होता है ये बता तो रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ ना। जी हमको प्रश्नों तो कर देते हैं। हाँ करें। तो जैसे लर्निंग आउटकम ये बहुत बार बताया गया, विद्यालयों में जा करके बताया गया, बहुत सब्जेक्टों में, लेकिन बहुत हद तक क्लियर हो नहीं पाता। जैसे अब क्लियर हो नहीं में सर हम गणित के परिप्रेक्ष्य में पूछे, जैसे राजकुमार सर ने ये कहा कि जैसे लघुत्तम एक टॉपिक है सर, उसको हम कई खंडों में मतलब बांट करके जब पढ़ाते हैं, तो क्या लघुत्तम पढ़ाना ये लघुत्तम जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, हर तरह का लघुत्तम बच्चा कर लेगा तो एक एनएलओ पूरा होगा, एक एनएलओ। नहीं सर प्लीज, यहाँ हम सीएलओ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये करने का मतलब कहाँ पे सीएलओ लघुत्तम बताने पे पहुंच पा रहे हैं, सीएलओ पे नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहे। यही तो जब पूरा गणित सीख लेगा तब जाकर सीएलओ पहुंचेगा। गणित सर, गणित या टॉपिक सर कोई देखिए कोई चैप्टर सीख लिया तो नहीं तो एक ही टॉपिक पर कई चैप्टर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए, देखिए सुनिए मेरी बात, नहीं पूरे कंप्लीट चैप्टर सीख लिया हाँ तो जैसे क्या वो नहीं पहुंचेगा? जैसे देखिए हाँ पहुंचेगा, देखिए जैसे जैसे अभी हम बढ़ जाते हैं, बता रहे जैसे अभी ना आप बच्चे को बता रहे हैं फ्रैक्शन बता रहे हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन के कई चैप्टर होंगे ना, तो जब सारा चैप्टर बच्चा पढ़ लेगा फ्रैक्शन का भिन्न का, तब वो एक एनएलओ माना जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। सर हम लोग मैथ में ये सिखाया गया कि अगर हम अप्लाई को यूज कर ले रहे हैं, कौन सिखाया? नहीं जैसे शेयरिंग एंड केयरिंग जैसे पढ़ा अगर कोई बच्चा शेयरिंग जो चैप्टर कई पढ़ा है हुआ उसको अगर अपनी लाइफ में यूज करना नहीं सीख लेकर लिया तो मानते हैं। मैडम बंद कर दीजिए, इसको काट दीजिए, काटिए ना, क्या वो फालतू में बजा रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो छोटी से छोटी चीज हम जो है 40 मिनट बच्चे को दे सकते हैं, वही आपका एसएलओ है, ठीक है। और एक प्रकार का चीज जब हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है, एक प्रकार का चीज जो है पूरा करने में आपको 10 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे, 30 घंटे लगता है, तो वो जब एक प्रकार का चीज हम पूरा करते हैं तो वो एक एनएलओ हो जाता है। और कई प्रकार की चीज जब एक साथ कर लेते हैं, जब बच्चा जो है कोई भी सवाल एक गणित लगा लेता है, या बच्चा अभिव्यक्त कर लेता है अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में वो बोल लेता है, लिख लेता है, पूरी किताब का सवाल बच्चा लगा लेता है। जैसे पहले एक चैप्टर में पढ़ाया, और पहले तो क्या उसको एग्जाम्पल दिया, कुछ पढ़ाया, फिर इसके बाद एक चैप्टर उसका क्लियर हो गया जिससे संबंधित कक्षा 8 की पूरी पुस्तक का वो लगा लेता है, तो उसको क्या माना जाएगा? सीएलओ क्या माना जाएगा? जैसे उसमें कई प्रकार के मेथड हो गए ना, अभी सीएलओ पर नहीं पहुंचा है वो, सीएलओ मैंने पूरा जो है ना उस भाषा में पूरा दम किया। ये सर भाषा में हो सकता है, आपस में यही है। जो देखिए बहुत सिंपल, देखिए आप लोग अपना दिमाग सुने, आप लोग अपना दिमाग को खुद यूज करके देखिए कि जब बच्चा जो है अंग्रेजी में कोई भी वाक्य, शुद्ध वाक्य लिख लेता है, बोल लेता है, ठीक है, समझ लेता है, तब हम कहेंगे सीएलओ प्राप्त कर लिया, चाहे वो कक्षा 8 हो या 12 हो। तो 12 इसलिए कह रहा हूँ कि ग्रामर जो है जब तक पूरा नहीं पढ़ेगा बच्चा, तब तक जो है वो सीएलओ प्राप्त नहीं करेगा। और यूपी बोर्ड में ग्रामर 12 तक, कक्षा 12 में ग्रामर, और आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में ग्रामर जो है कक्षा 8 तक खत्म हो जाता है। वर्ड का तो कोई सीमा है नहीं, है नहीं? ये सर वर्ड भाषा में ही हो सकता है, मैथ या साइंस में नहीं हो सकता है। क्या? जैसे ये एसएलओ सीएलओ जो कॉन्सेप्ट नहीं, है, नहीं उसमें भी है, लेकिन भाषा में तो ठीक है। देखिए
गणित में जितनी बेसिक टॉपिक है उसके स्तर का, ठीक है, वो सारा टॉपिक अगर वो खत्म कर लेता है, हाँ स्तर का, तब स्तर तो क्लियर है, ठीक अगर स्तर है हाँ, तो अगर वो खत्म कर ले रहा है तब शिला प्राप्त कर लेता है, कक्षा 8 में भी कर सकता है गणित में। नहीं, जब स्तर की बात है तब तो क्लियर है सर, हाँ, हाँ। तब नहीं क्लियर सर, आपको सही है। वन लेसन की बात हो तब नहीं, वन लेसन में कहाँ से वन सीएलओ आएगा कई लेसन को लेकर, एक प्रकार के लेसन को लेकर, जैसे हमने कहा ना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के कई चैप्टर होंगे, तो अगर खाली फ्रैक्शन उसको बच्चा आ गया, हर तरह का फ्रैक्शन कर ले रहा है वो, एक फ्रैक्शन वाले में जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1 ए है, एक्सरसाइज नंबर 1 बी है, कई एक्सरसाइज हैं, जब सारा फ्रैक्शन कर लेता है बच्चा अपने स्तर का, तो वह जो है तब एनएलओ प्राप्त करेगा, सीएलओ प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़े चलो बेस्ट सर आगे बढ़े, टाइम काफी देखा जाएगा। कई बातों पढ़ा है तो कैसे लोग सीख पढ़िए इसमें गुजार के अब देखिए अब हम लोग आते हैं पोएट्री सिंगिंग में। आपको मैंने कहा कि उसमें रिदम का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, उसको गा करके रीडिंग अलाउड करेंगे। आज भी हम देखते हैं कि टीचर जो है पोएट्री पढ़ा रहे हैं, उसको प्रोज के तरह रीडिंग करते हैं। ये नहीं करना, आपको गा करके सुनाना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि जो हमारा जो साउंड सिस्टम है, अभी कल सैफुल्लाह सर ने आपको सारा नोट करा दिया होगा, ठीक है। अब उसको कैसे याद रखेंगे, हम आपको टेक्निक बता रहे हैं, ठीक है। टेक्निक आप देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर जो है आप लोग 17 जो है 17 ध्वनिम्स 17 ध्वनि प्रतीक आपको याद हो जाएगी 5 मिनट के अंदर। तैयार है आप लोग? जी। तो आप सब लोग हाथ उठाइए अपना ऐसे, और ये जो बीच वाली उंगली है ना उसको ऊपर रखिए और बाकी उंगली को मोड़ दीजिए, ठीक है। बीच वाले उंगली को ऊपर रखिए और अंगूठा से मिलाना, ऐसे देखिए, ऐसे जोड़ना, ठीक है। हाथ ऊपर करिए आप लोग सब लोग, हाँ ऐसे, ठीक है। अभी जब बोलेंगे तब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डाउन। अब देखिए ऐसे करिए, देखिए ये रोज प्रेयर में सुबह बच्चों को कराएंगे, रोज प्रेयर में बच्चों को कराएंगे। अब देखिए होल्ड योर ईयर्स क्रॉसवाइज, देखिए ऐसे क्रॉसवाइज, कान को पकड़िए ऐसे और कान को खींचना है, ठीक है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखिए इसमें ना, इसमें आप 3 बार उठा बैठा करा दीजिए ना, देखिए जैसे आपको 1 और 2 और 3 बच्चों करा दीजिए, या आप भी कर लीजिए। देखिए ये जो होता है ना, ये जो है कान को खींचने से कान के कान पट्टी के बीचों बीच में अंदर जो है आपके जो चक्रा होते हैं, मतलब उसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ये तीनों ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो हमें डिसाइड करते हैं क्या करना है, हमें बताते हैं कि क्या करना है, ठीक है। अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हल कैसे करना है, वहीं से मिलता है सोल्यूशन। भागें कि मारे, ठीक है, ये आपको करना, क्या करना है वो डिसाइड करता है। तो इसीलिए जब इसको हम खींचते हैं ना, तो आपका जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो जो तीनों जो चक्र होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और बच्चा जो है उसका अपना पूरा माइंड पावर यूज कर पाता है, ठीक है, अपना पूरा माइंड पावर यूज कर पाता है। तो ये सर पहले सर लोग इसीलिए कान पकड़ते थे। हाँ पहले काम करो, फिर अब खुद बच्चे से पकड़वाइए ना। बाद में प्रतिबंध हो गया, लेकिन इसका अब ये एक्सरसाइज है, हाँ हाँ कान पकड़ने से हाँ उसका जो हाँ तो सही बोल रहा है, हाँ ठीक है। तो देखिए ये बच्चे से ही पकड़वाइए,
बच्चा अपना ही खुद काम खींचे, हैं, ठीक है। ये आप लोग मॉर्निंग कराएंगे, ये वाला कराएंगे और फिर ये वाला देखिए, एक ये फोल्ड करके इसको ऐसे ऐसे करना है 5 बार, ठीक है, 10 बार और 10 बार उल्टा 20 बार, ये वाला, ठीक है। ये आप ये वाला और ये उंगली वाला और ये वाला, ठीक है। आप क्लासरूम में जो है आप क्या करा सकते हैं, देखिए क्लासरूम में बच्चे के माइंड को सिंक्रोनाइज करने के लिए, देखिए जापान वगैरह में टीचर पढ़ाने से पहले क्या करते हैं कि सिंक्रोनाइज करते हैं बच्चों को, ठीक है। एपीसीएल मेथड से जापानीज टीचर जो है वो बच्चों को सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए ये डेस्क पे बच्चा क्लासरूम में ऐसे हाथ रखेगा और देखिए ये बीच वाले उंगली को नहीं उठाएगा, बस ये साइड वाले उंगली को ऐसे ऐसे उठाएगा। अरे यार ये सब क्या है, ये है ना, सब लोग दीवार पे ठीक है सर। देखिए बीच वाले उंगली को इसको नहीं उठाना, बस ये साइड वाले को, ये और ये उंगली और ये उंगली को उठाना, टैप करना, टेस्ट पे टैप करना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में कोऑर्डिनेशन होना शुरू हो जाता है। एक तरीका ये है, ये क्लासरूम में कराएंगे। दूसरा क्लासरूम में बच्चे को खड़ा करा करके देखिए बात नहीं है, एक हाथ से ट्रायंगल बनाएंगे और एक हाथ से रेक्टेंगल बनाएगा, ऐसा एक हाथ से रेक्टेंगल और एक हाथ से ट्रायंगल, एक हाथ से ट्रायंगल और एक हाथ से रेक्टेंगल एक साथ, ठीक है, ये ठीक है। हाँ एक साथ, बहुत कठिन है, कोशिश कराइए बच्चों को ना, तो उनका जो है ना ब्रेन सिंक्रोनाइज हो जाता है, ठीक है। और देखिए बच्चे के दिमाग को सिंक्रोनाइज करने के लिए करके अगर पढ़ाते हैं तो आप एक अच्छे टीचर माने जाते हैं। आप है ना, क्या होता है कि आप स्मार्ट वर्क करेंगे, कम मेहनत करेंगे, ज्यादा बच्चे सीखेंगे, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्रेन, नोट कर लीजिए, सिंक्रोनाइजेशन हिंदी में लिख लीजिए, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्रेन, ये कराना। जब बच्चे जगे होते हैं ना, तो बच्चे जो है देखिए, ये हम लोग भी जो है गामा स्टेट में होते हैं, ठीक है। और गामा स्टेट की जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है मालूम कितना है, 31 से लेकर 100 हर्ट्ज तक होती है गामा। गामा का जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है वो 31 से लेकर के 100 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। हमें बच्चे को अल्फा स्टेट में लाना है और इसकी होती है आपका 9 से लेकर के 30 हर्ट्ज तक होती है। ये कंसंट्रेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, कंसंट्रेशन के लिए ये वाला, ठीक है। पढ़ने के लिए सबसे अच्छा फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ना बच्चे यंग होते हैं तो वो करीब 100 तक पहुंच जाते हैं। हम लोग भी गामा सेट में होते हैं, लेकिन हम लोग जो है चूंकि एडल्ट हो चुके हैं तो हम लोग का बहुत होगा तो 40-50 तक पहुंचेगा फ्रीक्वेंसी, बच्चे का 100 तक पहुंच जाता है, क्योंकि रेंज उसका 100 तक है गामा का, ठीक है। तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं बच्चे। जैसे मान लीजिए ना, देखिए आप पढ़ा रहे हैं, खूब बढ़िया टीएलएम बना करके पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उसी बीच में जो है बच्चा बोलेगा पानी पीने जाएं, कैसे लगेगा आपको, बताइए। इतना मेहनत कर चिल्ला रहे हैं, आप पानी पीने जाएं, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो कहता है कि टॉयलेट जा रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि भाई कोई अर्जेंसी होगी, पानी तो बाद में पी सकता है, ठीक है। फिर कोई बच्चा कहता है अरे सर ये हमको खोद रहा है, पहले हम क्या करेंगे कि अल्फा स्टेट में लाएंगे, और इसके लिए जो है ना आप ये सब एक्सरसाइज करा सकते हैं, या ये एक्सरसाइज जो होता है ना, देखिए ब्रेन स्ट्रीमिंग है, ठीक है, एसोसिएशन टेक्निक है, आपका क्रिएटिव लर्निंग है, निमोनिक्स है, ये सब तरीके से जो है बच्चे के ब्रेन को हम सिंक्रोनाइज करते हैं, तब पढ़ाते हैं। जो आपका देखिए ना ये ERAC है ना, ERAC, ये लर्निंग प्रोसेस है, ये लर्निंग टेक्निक है, जो कि इंडिया का है और फिनलैंड यूज करता है इसको। फिनलैंड इज द बेस्ट टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिलीवर बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन में सबसे टॉप कंट्री वर्ल्ड का कौन है? फिनलैंड। सेकंड कौन है? जापान। इंडिया 5वां पे आता है, 5वें 6वें, ठीक है। तो आप बताइए कि हमारे ही टेक्निक वहाँ जाकर के यूज हो रहा है, और वहाँ का कंट्री जो है वो पूरे टॉप में हो गया। वो ERAC मेथड को फॉलो करते हैं। ERAC मेथड क्या होता है? एक्सपीरियंस, R से होता है रिफ्लेक्शन, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। नोट कर लीजिए इसका हिंदी। एक्सपीरियंस, अनुभव, चिंतन,
उसके बाद अनुप्रयोग और समेकन। अनुभव माने एक्सपीरियंस हो गया। चिंतन में लिखिए रिफ्लेक्शन, चिंतन में लिखिए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और रिफ्लेक्शन। समेकन, अंतिम वाला समेकन है। अनुसार ही है। अरे पहले हिंदी में लिखे ना, आप लोग इंग्लिश में बताएंगे ना भाई। हिंदी में क्या लिखा आपने? अनुभव, अनुभव, अनुप्रयोग, अनुभव, समेकन, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, समेकन। हो गया? अब इसका इंग्लिश लिखिए एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, कौन, उसके बाद एप्लीकेशन। अनुप्रयोग माने एप्लीकेशन, और लास्ट में समेकन मतलब कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। क्लियर हो गया? तो अभी आपने देखा कि ये जो आर वाला पार्ट है, हम बच्चे को उसके अनुभव के अनुसार पढ़ाते हैं, और ये अनुभव जानने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। देखिए ELO माइनस ALO, ALO इज इक्वल टू LG होता है। ये फॉर्मूला है ना, देखिए ये फॉर्मूला। ELO मतलब एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम माइनस एक्चुअल लर्निंग आउटकम। ए माने एक्चुअल, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम माइनस एक्चुअल लर्निंग आउटकम। जब माइनस करते हैं तो वो आ जाता है लर्निंग गैप। LG माने लर्निंग गैप, और इसी लर्निंग गैप का हम रेमेडियल के थ्रू उसका उच्चार करते हैं। ठीक है? उस लेवल में लाते हैं, उस क्लास के लेवल में, उस विषय में, उस क्लास के बच्चे को उस विषय के लेवल में लाते हैं। ठीक है? क्लियर हो रहा है? तो ये आपका अनुभव के हिसाब से पढ़ाते हैं। इस तरह समझ लीजिए। देखिए एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए बच्चा 5 तक जानता है, 5 तक जानता है, तो आप उसको 8 पढ़ाएंगे, 9 पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। तो 6 आप यहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे, और फिर इसी 6 का यहाँ पे करेंगे समेकन। अब जो है बच्चे का अनुभव क्या हो गया? अब यहाँ 6 हो गया, अब यहाँ 7 पढ़ाएंगे, अब यहाँ 7 का समेकन करेंगे। इस तरह से ये साइकिल में बच्चा सीखते जाता है। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या कराएंगे? रिफ्लेक्शन में क्या कराएंगे? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है स्मार्ट वर्क। रिफ्लेक्शन में इसके लिए 5 मिनट का समय दिया गया है आपके टीचिंग प्लान में। 5 मिनट का समय होता है रिफ्लेक्शन के लिए। तो 5 मिनट में ऐसा क्या करा दें कि बच्चा जो है वो तैयार हो जाए। रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि बच्चे को क्लास पढ़ाने से पहले तैयार करना, रेडी करना उसको। ठीक है? हम खाना बनाने के पहले सब्जी उब्जी काट लेते हैं, धुल लेते हैं, तब गैस जलाते हैं। पहले ही गैस जला देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। हम मकान बनाने के पहले पूरे प्लानिंग कर लेते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, तब बनाते हैं। इसी तरह से क्लास पढ़ाते समय भी हम तैयारी करते हैं पूरी, कि बच्चे को कैसे हम तैयार करें कि आप क्लास में पानी पीने जाएं ये ना बोले, ना ये बोले कि खोद रहा है। ठीक है? तो बच्चों को तैयार करने के लिए आपको कराना होता है रिफ्लेक्शन, और ये कराने से इसको बोलते हैं स्मार्ट टीचिंग, बोलते हैं स्मार्ट टीचिंग। तो स्मार्ट टीचिंग के लिए 5 मिनट का समय जो होता है ना, आप जो है क्रिएटिव लर्निंग से करा सकते हैं। इसमें मैं एक रिसर्च किया हूँ क्रिएटिव लर्निंग पे। इसमें क्या आता है कि प्रकाश चौबे, आप जो है ना, जयप्रकाश चौबे, दीदारगंज, फूलपुर है क्या? नहीं, एक दिन दस्तखत किए, फिर इसके बाद गायब, कि कोई दूसरा दस्तखत कर दिया है? जान काट चलिए उसको रहने दो। काट काट। देखिए ये देखिए ये आपका क्रिएटिव लर्निंग का मैंने एक एक्सरसाइज बनाया था बच्चों के लिए, कि इसको क्या करिए ना, क्लास में आप ऐसे कान में ये फिंगर को डालेंगे तो बाहर का डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, बाहर की जो शोर शराबा है वो कम हो जाएगी। कान में डालेंगे, ठीक है, एकदम बंद। इसके बाद क्या करेंगे, कान में डालने के बाद जो है क्लोज और आईज, आँख को बंद करेंगे, ठीक है, और मुंह बंद करेंगे, नाक से सांस लेंगे धीरे धीरे, नाक से, क्यों ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन, तो नाक से सांस ले रहा है बच्चा, उसके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंच रहा है,
बाहर का डिस्ट्रक्शन कम हो गया है। अब क्या करेगा देखिए, अब जो है ना बच्चे को जो है आप जब वो सांस ले रहा है धीरे धीरे, आप लग जाइए, बैठिए नहीं भाई नहीं बात नहीं। बैठिए बैठिए। ये लोग हैं आप लोग अजीब अजीब आप बाद में नहीं कर सकते साइन क्या? हाँ ठीक सर, नाक से सांस लेना। वही वाली बात थे नहीं, बच्चा कहते पानी पीने जाए, वही वाली बात। अब देखिए ऐसा करके, अब देखिए अब जब बच्चा सांस ले रहा है तो क्या हो रहा है उसमें ना, आप कहिए कि लाल रंग का चीज कुछ दिख रहा है तुमको, ठीक है, आंख बंद किया है बच्चा और उसको लाल रंग का चीज दिखाई देगा आपको। हम लोग को थोड़ा टाइम लगता है देखने में, वो बच्चा जल्दी देख लेता है। फिर उसके बाद उस कितना दूर है क्या है तो कहेगा टमाटर है। कुछ तो मजाक भी करते हैं बच्चे, बेवकूफ बनाते हैं, गलत बोलेंगे आप, लेकिन जो सिंक्रोनाइज जब उसका चेहरा देख कर बता सकते हैं कि ये सिंक्रोनाइज हो रहा है। और छोटे बच्चे और जल्दी सिंक्रोनाइज होते हैं, जो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे हैं वो जल्दी, बड़े बच्चे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सिंक्रोनाइज होते होंगे, ठीक है। सिंक्रोनाइज करेंगे तो अब वो बच्चा जो है ना बोलेगा कि हाँ हमको लाल रंग का टमाटर दिख रहा है, टमाटर कितना दूर है तो इतना दूर है, उसको टमाटर को छुओ कैसा लग रहा है, मुलायम है कि सख्त है, बताएगा बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। 5 मिनट बहुत होता है, शुरू में 10 मिनट लग सकता है, बाद में 5 मिनट में हो जाएगा। छोटे बच्चे तो खाली कान में उंगली डालते ही फट से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। आप देखिएगा आप कई दिन करा देंगे ना, हाँ इतना जल्दी सिंक्रोनाइज छोटे बच्चे, तो इसके लिए 5 मिनट समझ लिया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जो है हम अपने आर को स्ट्रॉन्ग करके और टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पे फोनिम्स पे। फोनिम्स को याद कैसे करेंगे, ठीक है। अभी फोनिम्स को तो आपको डिटेल में बता दिया गया, आप कैसे इसको याद करेंगे। मैं इसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ। वो तरीका ये है, देखिए आप लोग ना पूरे एक पन्ने में जो है, एक पन्ने न्यू पेज में लिखिए, ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए आप ये जो है ए से लेके जेड हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं, कॉन्सोनेंट फोनिम्स। कॉन्सोनेंट कितने हैं कुल कॉन्सोनेंट फोनिम्स? 24 है ना, कितने हैं? 24। कॉन्सोनेंट साउंड्स व्यंजन साउंड्स कितने हैं? 24 हैं, ठीक है। और हमने कितना लिखा? 26 लिखा, 26 लेटर्स लिखा। अब 26 में से क्या करेंगे कि इस 26 में आपके वॉवल भी हैं और हम बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट की, तो जितने वॉवल है तो काट दीजिए। तो वॉवल क्या हो गया देखिए, ए ई आई ओ और यू कहाँ गया? आई। आपने 5 वॉवल को काट दिया, ठीक है। फिर अगला तरीका यह है कि आप जो है जो सी है, सी क्यू एक्स और वाई को काट दीजिए, तो इसका फोनिम्स नहीं होता है, इसका कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होता, कॉन्सोनेंट सिंबल नहीं। सी क्यू काट दीजिए क्योंकि इसका फोनिम नहीं होता है, इसका फोनेटिक सिंबल नहीं होता। सी काट दीजिए, क्यू काट दीजिए और एक्स काट दीजिए और वाई काट दीजिए। क्या काट दिया? सी क्यू एक्स और वाई। क्यों काट दीजिए? क्योंकि ये चारों का जो है फोनेटिक सिंबल नहीं होता, कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल नहीं होता, ठीक है। कट गया चारों, 4 ये कट गया और आपके 5 वॉवल। अब कितने बचे? 4 और 5, 9 कट गए। 9 कट गए तो बचे कितने? 17। तो 17 जो है आपके हो जाएंगे कॉन्सोनेंट फोनिम्स, ठीक है। अब ये कॉन्सोनेंट फोनिम्स बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें स्लैंट बार्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्लैंट बार्स। अब यहाँ पे देखिए आपने लगा दिया स्लैंट बार, देखिए ये स्लैंट बार लगा दिया। स्लैंट बार लगाते ही ये क्या हो गए?
ये फोनेटिक सिंबल हो गया। क्या हो गया ये? फोनेटिक सिंबल हो गया। देखिए ये स्टैंड बार लगा दीजिएगा। अब 17 आपको याद हो गए। अब इसके साउंड बता दे रहा हूं, साउंड आपको आता ही होगा इसका। अब देखिए ये 17 आपके क्या हो गए? ये कॉन्सोनेंट सिंबल्स हो गए, फोनिम्स जिसको बोलते हैं फोनिम्स। ये 17 फोनिम्स हो गए। अब इसका साउंड क्या होगा? बहुत आसान, आप जानते हैं। इसको बोलते हैं बॉ, जो आपको सर ने बताया होगा बॉ। लेकिन इस क्रम में नहीं, मतलब उसमें लिखा हुआ है, इसमें अलग अलग क्रम लिखा है। ठीक है, ठीक है। हम आपको बता दिए इस तरह से, आपको 17 याद हो गए ना। अब ये हो जाएगा बॉ, ये हो जाएगा ड, और ये हो जाएगा फ, ये हो जाएगा ग, ये हो जाएगा ह, ये हो जाएगा आपका य हो जाएगा। जो जे वाला है वो य हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ज नहीं होगा, य हो जाएगा। य जे वाला य हो जाएगा, बस ये याद रखना आपको। जे वाला य हो गया। फिर आपका ये क हो गया, ये ल हो गया, यल माने ल, के माने क, य माने म, यल माने न, पी माने प, और ये आर माने र, ये छोटा सा, एस माने छोटा सा, टा हो गया, ये व हो गया आधा, और ये बड़ा वो हो गया, पूरा पूरा व हो गया, और ये ज हो गया। यस माने सा, छोटा सा, यस माने छोटा सा। कितना इजी हो गया, हाँ? अरे आर माने र। तो आपके जो 26 अल्फाबेट साउंड्स हैं, इसमें से केवल 17 साउंड निकलता है। देखिए आपको सर ने बताया होगा कि नहीं बताया था कि है जो संपर्क फाउंडेशन वाला जो एनजीओ था, उसने पूरे 26 अक्षर का साउंड निकाल दिया था। ठीक है, तो मैंने उसको, वो गलत था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो है 17 साउंड आपको निकल गए। अब हमको चाहिए 24, तो 7 बचे। तो ये 7 आपको याद करना पड़ेगा। 7 अलग कर लीजिए, वो क्या क्या है वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आपको 24 तैयार हो जाएगा फट से। उस तरह से आपने कल लिखा था, याद हुआ था आपको? नहीं याद हुआ था। अब याद हो गया आपको, 17 याद हो गया आपको 5 मिनट में, है? अरे छोटा यस माने सा, बी माने ब, के माने क, एल माने ल, तो जानते हैं आप पहले से। जे माने य, जे माने य हो जाएगा। जे माने जे माने या नहीं होगा। जे जो फोनेटिक सिंबल है उसका साउंड य होगा। ठीक है, जे जो जे का जो साउंड निकलेगा, जब जे लिखेंगे तो उसको य पढ़ेंगे। जे कहाँ लिखेंगे? फोनेटिक सिंबल में लिखेंगे, स्पेलिंग में नहीं। अब इसको ना देखिए, वो कितनी देर में पढ़ाया हुआ इसको, इतना मेहनत किया। तो अब उसको जो है आप लोग सिंपल तरीके से इसको आप जो है देखिए, जो सर ने कल बताया था उसको आप लोग जो है अब इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ाया हमने, पूरा बताया हमने, अब केवल आपको याद करने की इसका लिखिए जो हो गया।
सर्च है ये हम्म, 3 लिखे हैं सर, क्या लिखे हैं? वैसे 3 सब। सर ये 3 लिखे हैं रज को। हाँ यार देखिए किसे लिखा आप लिखते हैं 3 ये भी कॉन्सोनेंट का हुआ है ना, सत्र वाले में सर एक यस तो है ना। सिंबल केवल ये 7 याद कर लेंगे तो आपका पूरा याद हो जाएगा। ये 7 याद कर लेंगे आप। ये 7 हो गया ना, अब 17 वो हो गया, 7 और 17 कितने हो गए? 24। अब देखिए 24 आपको फोनीम्स याद हो गए। अगर ये 7 को क्यों याद कर रहे हैं? अब आपके सारे जो है कॉन्सोनेंट फोनीम्स याद हो गए जी, ठीक है। और एक बार जो देखिए देखिए हम लोग ना एक लखनऊ में एक ट्रेनिंग में गए थे, तो मेरे साथ जो है भावना मैडम थी। भावना मैडम जो प्रभारी ट्रेनिंग की भावना मैडम थी, वो मैथ में, ठीक है। तो जानते क्या हुआ, वहाँ के जो ट्रेनर थे उन्होंने कहा कि जिंदगी बीत जाएगी लेकिन ये फोनीम्स याद नहीं होगा। जिंदगी बीत जाएगी मतलब फोनीम्स याद करने के लिए जिंदगी बिताना पड़ेगा। जिंदगी बीत जाएगी लेकिन फोनीम्स याद नहीं होगा। ये था स्टेटमेंट। तो मैंने कहा कि मुझे तो याद है सर, मैं बता दूं क्या? नहीं, आप ट्रेनी हैं, आप मैं बता। तो कुछ देख करके जो है देख करके लिख रहे हैं बस में। तो आपको ना कोई चीज याद करने के लिए टेक्निक ढूंढना होता है, कैसे इसको याद करें, ठीक है। और टीचर का काम नहीं होता कि टीचर टेक्निक देता है बच्चों को याद करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका 24 हो गया कंप्लीट। अब